गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जी हाँ क्लास 8 के जी हाँ क्रॉप एंड प्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था। ये पार्ट थ्री है ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जी हाँ, लेवलिंग तक पढ़ रहे थे हम। तो आगे पढ़ते हैं जी हाँ। Sometimes manure is added to the soil before plucking. This helps in proper mixing of soil with the manure. Some fertilizer is also added before the sowing of seeds and some are added later. तो यही कहा गया है इसमें, जो खाद है फर्टिलाइज़र्स हैं तो वो सारे प्लकिंग से कई बार पहले यूज़ होते हैं, समटाइम्स कई बार पहले यूज़ होते हैं। क्लियर है। ताकि वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए किसकी, सॉइल की और खाद की। क्लियर है। तो जो मैंने कल दिए थे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट, वो मुझे सबमिट करा देना। तो आप वहाँ पर ऐप पर, तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड, पहला मेथड पढ़ लिया प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड मेथड है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन करने, नाम से ही पता लग रहा है सिलेक्ट करने, और सोइंग ऑफ किसको, सीड को बीजना। क्लियर है। देखें, जब सॉइल प्रिपेयर होगी, पहला मेथड हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है सिलेक्शन करना और सोइंग ऑफ सीड। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मेथड इन द क्रॉप प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्रॉप प्रोडक्शन में। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हमें पता है जो प्लांट्स है वो सीड से, बीज से उगते हैं। वाइल सिलेक्टिंग सीड, सेलेक्ट करने के लिए सीड, तो फॉलोइंग प्रिकॉशन जो नीचे दी गई है, अभी प्रिकॉशन पढ़ूंगा, वो आप शुड बी टेकन, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ओनली क्लीन, हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। ऐसे सीड सिलेक्ट होने चाहिए जो कि साफ़ हों, सुथरे हों, हेल्थी हों और उनमें कोई डिजीज़ ना लगी हो। क्लियर है। और उनको फंजाइसाइड्स जो केमिकल होता है, जो डिजीज़ किल केमिकल होते हैं, उनके साथ उनको ट्रीट कर दिया जाना चाहिए अगर उनको डिजीज़ लगी है तो। क्लियर है। जिसे फंजाइसाइड्स कहते हैं। ओके। तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है, और टू सेपरेट गुड एंड हेल्थी सीड फ्रॉम ए डैमेज। अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि डैमेज सीड में से गुड एंड हेल्थी क्या है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, एक स्टिरर चाहिए एंड एक वीट सीड। हमने इसमें कनक के, जो कि गेहूं के सीड लिए हैं। एक बीकर लें, टेक अ बीकर एंड फिल मोर देन हाफ ऑफ इट, हाफ से ज़्यादा इसे पानी भर दें। तो इसमें पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। इसमें वीट के वो हैंडफुल, मुट्ठी भर आप पकड़ के वीट के वहाँ पर उसमें डालें। स्टीर द वाटर वेल एंड लीव इट अ बीकर। इसको हिलाएं अच्छी तरह और थोड़ी देर के लिए उस वेट करें। तो आपको क्या दिखेगा, ऑब्जर्वेशन, ये देखें बीकर में दिखाए हो ना, जिसकी आपने पिक भी बनानी है, डायग्राम बनानी है। जब आप इसको क्वेश्चन वगैरह करेंगे आपने, तो इसकी पिक भी बनानी है। तो बीकर है, डैमेज सीड्स हैं, वाटर है। ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, सम सीड्स फ्लोट इन वाटर, कुछ सीड ऊपर तैरने लग गए, फ्लोट करने लग गए। वाइल सम अदर सेटल डाउन, कुछ बैठ गए नीचे। देखिए आप दिख रहे हैं नीचे, जो नीचे हैं वो बैठे हुए हैं, कुछ फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके हम क्या डिस्कस करते हैं कि डैमेज सीड है जो, वो खोखले होते हैं, मतलब कि वो होलो होते हैं। तो इसी कारण वो हल्के हो जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, जो जो होते हैं डैमेज सीड, जो फ्लोट करने लग जाते हैं। बट जो गुड एंड हेल्थी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैवियर होते हैं और वो बॉटम के नीचे आ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, मतलब कि ग्रेविटी के कारण नीचे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ एक्टिविटी हाउ टू सेपरेट अ गुड एंड हेल्थी सीड फ्रॉम अ डैमेज सीड्स। ओके। सो हम ऐसे डैमेज सीड्स को अलग कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सीड, जब सिलेक्शन हो जाए सीड की, तो उन्हें अब फील्ड में उगाना है, सोन करना है। तो सोइंग ऑफ सीड इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग ऑफ सीड मतलब जो वो सीड्स हैं छोटे छोटे, उनको उस मिट्टी में रखना है, ऐसे ऐसे मिट्टी में रखना है। क्लियर है। तो केयर मस्ट बी टेकन, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर हम सोन करते हैं सीड को। तो वो क्या क्या है, एट राइट डेप्थ, मतलब वो पूरी डूंघाई पे, ऐसे नहीं ऐसे फेंक दे और सीड उग जाएगा, नो, उसको पूरी डूंघाई देनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़मीन खोदनी पड़ती है। ना इधर टू शैलो, बहुत ज़्यादा डीप ना हो, ना इधर टू डीप, ना जो बहुत ही चौड़ी हो ना बहुत ही डीप हो, बहुत ही डूंगी भी ना हो। ठीक है। राइट इंटरवल्स, ऐसे नहीं कि हम यहाँ पर ही एक सारे सारे सीड ले आके यहाँ पर ही मुट्ठी भर घेर देनो, यहाँ पर ही होलो बनाए, यहाँ पर इकट्ठे उसको सोन कर देनो।
तो एक राइट इंटरवल्स मतलब एक जैसे आप एक लाइन लगा लें तो क्यारी बना लें वहाँ पर, यहाँ पर अगर 1 मीटर के बाद दूसरा, 2 मीटर के बाद तीसरा, 30 मीटर के बाद 3 मीटर, मतलब यहाँ से डिस्टेंस अगर लें 1 1 मीटर का आपस में डिस्टेंस होना चाहिए उसका। क्लियर है? इरेक्ट राइट इंटरवल्स पर वहाँ पर उसे सोन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ताजो उनको क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, हम एक जगह क्यों नहीं उगा सकते, क्योंकि अगर एक जगह उगाएंगे उनको सनलाइट भी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे। सो देर टू गेट देयर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर एयर, हमें उनको राइट इंटरवल्स पे उगाना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई? ओके, अब उगाएंगे कैसे, अब तो ये अगली बात, ये आगे उगाएंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सम आर सीड्स आर सोन बाय एनी ऑफ द मेथड। पहला है ट्रेडिशनल टूल, पुराने टूल हमारे, जैसे एक फ़नल ले लेते थे, ऐसी फ़नल शेप होती है। क्लियर है? हैविंग 2 और 3 वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती थी, बहुत सारी लॉन्ग ट्यूब्स होती थी। एक नहीं है, मैंने एक बनाई है ना, तो बहुत सारी होती थी ट्यूब्स यहाँ पे, जिससे वो क्या होता था, जुड़ी होती थी। तो इस फ़नल को, इसे फ़नल कहते हैं। ट्यूब वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब होती थी, उनके शार्प एंड्स होते थे, बहुत तीखे एंड होते थे, मतलब कि आप कह सकते हैं पॉइंटेड एंड, ऐसे पॉइंटेड एंड होते थे ऐसे। ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड वे थ्रू द पाइप्स विद शार्प एंड्स। जब हम क्या करते थे, इसमें सीड डालते थे, ऐसे फनल है, यहाँ से सीड डालते थे, सीड डालते हुए यहाँ से होते हुए सीड शार्प एंड के जरिए हम इसको ज़मीन में गाड़ देते थे, और सीड क्या है, ज़मीन में चले जाते थे। तो पास ऑन थ्रू द पाइप विद द शार्प एंड, द शार्प एंड्स पाइज्ड, मतलब कि हमने जब ज़मीन में जब हमने ज़मीन में उसको गाड़ दिया था उस शार्प एंड को, अब इस शार्प एंड को हमने ज़मीन में, ये ज़मीन है सपोज कर लो, ये अपनी अर्थ है, ज़मीन है था, ग्राउंड है, तो यहाँ से हमने उसको उस पायर एंड को अंदर गाड़ दिया, और यहाँ से हमने बीज को फेंका, तो बीज नीचे यहाँ से निकल गया। क्लियर है? तो ये होता था बाय ट्रेडिशनल टूल के जरिए। ठीक है, ओके, ये तो था पहला मेथड। अब है हमारे पास, जी हाँ, सेकंड मेथड, बाय सीड ड्रिल। ए सीड ड्रिल हैज़ ए फनल शेप्ड सीड बॉल कनेक्टेड टू several tubes. The seed drill is attached to the plug and the plug makes furrows along the field. क्लियर है? इसका मतलब क्या है तो सेम यही है, बस इसमें सीड ड्रिल लगा हुआ है। तो सीड ड्रिल के जरिए बहुत सारी हैं जो इसमें ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, उन सभी के जरिए जो कि ये जो कि सीड्स हैं ज़मीन में चले जाते हैं। क्लियर है? आगे और भी लिखा है, पढ़ते हैं वो। जी हाँ, ये रहा देखो, ये रहा देखो, ये आप ये रहा सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल में यहाँ पर हमने ये रहा, ये सीड बॉल है जहाँ पर सीड भरे हुए हैं, सीड इन पाइप्स के जरिए यहाँ तक जाते हैं, इन सीड से जो पाइप्स के जरिए, और ये आगे बना होता है, जी हाँ, शार्प एंड्स, यहाँ से सीड्स निकल जाते हैं, और इसको हम ज़मीन में गाड़ते हैं, ज़मीन में जब हम उसको पायर्स करते हैं तो यहाँ से सीड निकल जाते हैं। तो देखिए ना, बॉल आर रिलीज्ड थ्रू द ट्यूब्स, यहाँ से बॉल से सीड निकलते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं सॉइल में। नाउ डेज सीड ड्रिल यूज फॉर द सोइंग सीड्स विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। आजकल तो हम ट्रैक्टर, पीछे तो हम बैल बल यूज़ करते थे, अब हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं सीड ड्रिल से सीड को सो करने के? इट सोज द सीड यूनिफॉर्मली। अब देखो, ये पाइप और ये पाइप के बीच में डिस्टेंस है ना, तो बीज आपस में मिलेंगे नहीं, जो सीड्स हैं आपस में मिलेंगे नहीं, प्रॉपर डिस्टेंस पे रहेंगे। सीड यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे जाके सोन होंगे। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल आफ्टर सोइंग, दैट प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड्स। अब अगर हमने गलती से अपने मैनुअल हाथ से किया, कई बार सीड ऊपर रह गया, तो वो बर्ड्स आकर उठा के ले जाएंगे। तो अगर उससे बचना है तो ये, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें सीड प्रॉपर अंदर जाएंगे, ऊपर से मिट्टी भी प्रॉपर इसको लग जाएगी यूनिफॉर्मली, और जो सीड है वो बचे रहेंगे। ओके, और इससे टाइम भी कम लगेगा और लेबर भी कम लगेगी। क्लियर है? समझाया सबको? ठीक है, तो ओके, अब इसमें आगे है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पैडी, टमाटो, ऑनियन, चिली एंड ब्रिंजल आर फर्स्ट ग्रोन इन स्मॉल नर्सरीज। व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो दे आर मैनुअली ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड। अब जैसे कई प्लांट्स हैं, जैसे पैडी हो गया, चावल, ठीक है, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक है, ये ना नर्सरीज़ में पहले उगाए जाते हैं। इनके छोटे छोटे प्लांट्स, सीडलिंग्स आ जाती हैं, उन्हें सीडलिंग्स कहते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स, ये अब दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये नर्सरी से फिर हम खरीद कर लेकर आते हैं और अपने फील्ड में लगा देते हैं। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ओके, और इसे कैसे की जाती है ये आप देखते हैं, समझाते हैं। दिस प्रैक्टिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे क्या होगा, इट हेल्प इन सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्थी सीडलिंग। अब हम
कई बार बीज अगर ग्रोन करते हैं तो कई बार उगते नहीं हैं बीज, तो हमारे वो जो स्पेस है खाली ख़राब चली जाती है। तो अगर हम वहाँ से पहले ही खरीद के लेकर आएंगे, छोटा सा सीडलिंग खरीद के लेकर आएंगे, उसे उगाएंगे, हमें पता है वो तो पहले ही हेल्थी है, तो इससे वो सही उगेगा और सही फ्रूट देगा। आगे है हमारे पास स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल, और हम इसे स्पेसिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। भी हमें पता है भी ये प्लांट्स कितना बड़ा हो चुका है क्योंकि मैनुअल प्लांटेशन से, और हमें पता है सनलाइट भी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और वाटर भी अच्छी तरह मिलेंगे। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया। ये मेथड थे, हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना और बीज को सोना। क्लियर है। अब थर्ड है हमारा रेप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब हम जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं सॉइल को वो कैसे देंगे, तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप। हमें पता है सॉइल जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स किसको, क्रॉप्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, वो क्यों जरूरत होते हैं इनकी, किनकी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए। ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड ईयर आफ्टर 1 ईयर। हर साल आपको पता है हर साल लोगों को ज़रूरत है कि हर साल हमें खेती की ज़रूरत है, हमें फील्ड की ज़रूरत है, हमें क्रॉप की ज़रूरत है। तो फार्मर क्या करते हैं, हर एवरी ईयर क्या करते हैं, एवरी ईयर ग्रोन करते हैं किसको, क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं अपनी फील्ड्स में। ठीक है, तो दिस कॉन्टीन्यूअस growing of crops makes the soil deficiency in certain nutrients and soil loses its fertility, so the soil's nutrients should be replenished from time to time. This could be done either by natural method or by addition of manure. अब इसको ध्यान से सुनो, जो जो हम बार बार खेती करेंगे एक फसल, जैसे मैंने एक साल में यहाँ पर इस खेत में फर्स्ट फसल उगाई, क्लियर है, सारे फसल उगाई, फिर मैंने उसने न्यूट्रिएंट्स लिए उस फसल ने, अगले साल मैंने फिर उसे उगा दिया, किसी को उगा दिया सेकंड फसल को, अगली साल वाली को उसने भी न्यूट्रिएंट्स लिए। ऐसे जो जो चलता जाएगा, अगर हम उसको सांस नहीं लेने देंगे, मतलब कहते हैं अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे भी न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रॉपर अच्छी तरह बन जाएं, हम उसको रुकेंगे ही नहीं, प्रॉपर क्रॉप बार बार उसे फील्ड में क्रॉप उगाई जाएंगे, क्रॉप उगाए जाएंगे, तो वहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो जाते हैं, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जो मियाद है वो कम हो जाती है। क्लियर है। तो हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, जो घट गया है इसे कैसे रेप्लेनिश कर सकते हैं टाइम टू टाइम, इसे हम नेचुरल मेथड से, या हम मैन्यूर खाद डालते हैं या फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब देखिए क्या क्या मेथड है। पहला हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड टू रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो गुण हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको दोबारा अगर हम रीस्टोर करना चाहते हैं तो वो पहला नेचुरल मेथड कौन सा है, पहला मेथड है फॉलोइंग। In this method, land is left uncultivated or 1 or more seasons. The fallow land regains the nutrients by decomposition of the remains plants and animal by the action of microbes. इसका मतलब क्या है, हम एक साल के लिए या आधे साल के लिए फसल को या उस खेत को, फील्ड को ऐसे ही अनकल्टिवेटेड मतलब कि खाली रहने दे देते हैं, जिससे दोबारा न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, जो एनिमल्स छोटे छोटे बनते हैं, जैसे मैंने अर्थवर्म कहा था, वो न्यूट्रिएंट्स जो उसमें कहते हैं लूजनिंग करते हैं सॉइल की, उससे न्यूट्रिएंट्स जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल है उनके डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो डिके हो जाते हैं, वो खाद बन जाते हैं, मैन्यूर बन जाते हैं, तो उसके ज़रिए दोबारा उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। कौन सा, उसी मेथड को क्या कहते हैं, फॉलोइंग, मतलब कि अनकल्टिवेटेड लैंड को लेफ्ट कर देना, मतलब उसको रख देना, खाली छोड़ देना। अब दूसरा मेथड नेचुरल मेथड है। ये नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है, देखिए जैसे मैंने एक साल कोई और फसल उगाई, ठीक है, दूसरे साल मैंने कोई दूसरी फसल उगाई, पर ऐसी फसल उगाई जिसको उतने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है जितने पहले को थी। इससे क्या है, इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो जो इसका टाइम आता रहेगा तब तक इसको न्यूट्रिएंट्स, वो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स आ चुके होंगे। दोबारा देखें मेथड को, दोबारा इसको रीड करते हैं। क्रॉप रोटेशन इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना अल्टरनेटिवली सेम फील्ड पे। अल्टरनेटिवली पहले एक उगा ली, जैसे मैं बताता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर ग्रो करते हैं वीट, गेहूं को करते हैं पहले साल, और इसको लेगुमिनस प्लांट के साथ ग्रो कर देते हैं, जैसे पी लेगुमिनस प्लांट के साथ ग्रो कर देते हैं अगले साल। इससे क्या होता है, उसमें जो पी प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स भर देता है, फिर एक तरह का मतलब कि जो उसमें सॉइल की फर्टिलिटी फिर बढ़ जाती है, और अगले साल हम फिर वीट उगा सकते हैं। तो इस तरह इसे कहते हैं क्रॉप को रोटेशन करना। क्लियर है। तो जैसे आपने पहले ही पढ़ा था पिछले साल 7th क्लास में, बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम इस पी प्लांट के अंदर जो रूट्स में होता है, वो रूट नोड्यूल्स में,
वो प्लांट के वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, फार्म जो प्लांट्स हैं वो ईजिली अब्जॉर्ब कर देते हैं नाइट्रेट्स, और इसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरह क्रॉप रोटेशन से जो प्लांट्स को, जो फार्मर्स को हेल्प मिलती है। क्लियर है। ये मिक्स क्रॉपिंग हम कल पढ़ेंगे, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है। अगर मैं जो आपको आज वो दूंगा क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व करने हैं, असाइनमेंट भेज देनी है, और मंडे तक आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। थैंक यू।